हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के एजुकॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज़ का 9th वीडियो है। इससे पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज़ के 8 वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप जी के एजुकॉट चैनल की भारतीय अर्थव्यवस्था की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मेरी जो ये सीरीज़ है, मैं इसको लुसेंट जी के बुक से कवर कर रहा हूँ, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत समझाया गया है। और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए लुसेंट जी के बुक बहुत ही अच्छी बुक है। आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज़ में सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि सरकारी योजनाएं क्या होती है और सरकारी योजनाएं अब तक कितनी सरकारी योजनाएं लॉन्च हो चुकी है, और इसमें हम इम्पोर्टेंट जो योजनाएं है वो हम कवर करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सरकारी योजनाएं होती क्या है। भारतीय सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा करती है। भारतीय सरकार क्या है कि समय समय पर बात के समाज के लिए समय समय पर योजनाएं घोषित करती है। ये योजनाएं केंद्रीय, राज्य अथवा केंद्र एवं राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन हो सकती है। ये योजनाएं केंद्रीय सरकार के द्वारा भी हो सकती है, राज्य सरकार के द्वारा भी हो सकती है, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच का एक गठबंधन भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपने सुना होगा, मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी कई योजनाएं हैं। यानी 150 से ज़्यादा भी ये योजनाएं हो सकती है। अच्छा, ये योजनाएं लागू क्यों की जाती है? इससे लोगों के जीवन में सुधार होता है। जो हमारे देश के अंदर गरीबी है, जो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके जो समस्याएं है, बाल विकास को लेके, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए, उनको ख़त्म कर देने के लिए, उनको बिल्कुल समाप्त करने के लिए सरकार जो है समय समय पर योजनाएं लेकर आती है, स्कीम लेकर आती है, जिससे गरीबी दूर हो सके, रोजगार बढ़ सके और शिक्षा स्वास्थ्य और बाल विकास पे अच्छे से ध्यान दिया जा सके। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाएं लाई जाती है। जैसे कि सरकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सुधार होता है। सरकारी स्कीम कई तरह की होती है, जैसे कि उज्ज्वला योजना, जैसे आपने सुना होगा उज्ज्वला योजना। उसमें क्या है कि इसमें ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला है। वही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी में कारोबारियों को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। मुद्रा लोन योजना में कारोबारियों को 10 लाख तक का बिजनेस लोन बिना कुछ गिरवी रखे, बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है। और मुद्रा लोन योजना की खास बात यह है कि इसमें कारोबार का विस्तार करने के साथ ही नए कारोबार स्थापित करने के लिए भी बिजनेस लोन मिलता है। तो इस तरह की बहुत ही योजनाएं और स्कीम्स हैं जो हम इस टॉपिक में, हमारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं भारतीय सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के बारे में जो अब तक लागू की जा चुकी है। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो योजनाएं शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है गरीबी के आकलन को लेके, जो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जो कि राइट साइड में दिया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गरीबी के आंकड़े, गरीबी का आकलन करती है, गरीबी की कैलकुलेशन करती है। तो जैसे सबसे पहले आती है विश्व बैंक रिपोर्ट 2014, अखिल भारतीय 81.1%, 2010 में $2.5 प्रतिदिन पर आधारित। हमारे देश की 81% जनसंख्या ऐसी थी जो कि $2.5 यानी $2.5 एक दिन में कमा लेती थी। ये 2014 की रिपोर्ट है जो कि 2010 पे आधारित थी। उसके बाद जो रिपोर्ट दी गई है वो WDR 2015 यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके अनुसार 250 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे है। और ये गरीबी रेखा से नीचे जो है ये किस पर आधारित है? ये $1.9 प्रतिदिन के आधार पर था। यदि एक व्यक्ति एक दिन में $1.9 प्रतिदिन नहीं कमा पाता तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। इसके अनुसार 2015 में 250 मिलियन यानी कि लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? WDR 2015 की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद दी गई है HDR 2015 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत में UNDP द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक है 55.3%। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार भारत में जो गरीबी का सूचकांक का जो इंडेक्स है वो कितना था? 55.3%। NSSO के 68वें चक्रानुसार
यानी कि एनएसएसओ जो कि भारत की खुद की एक सरकारी संस्था है जो कि गरीबी का आंकड़े पेश करती है, उसके अनुसार 2012 में अखिल भारत यानी समस्त भारत में जो गरीबी थी वो 21.92% थी। उसके बाद आता है योजना आयोग 20 जून 2013 को जारी, यानी योजना आयोग ने जो 2013 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसके अनुसार अखिल भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं 25.7% और शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं 13.7%। निर्धनता में वार्षिक औसत गिरावट 2014-15 से 2011-12 तक, यानी 2012 से लेकर 2015 के आंकड़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो इसमें लगभग 2.18% की गिरावट दर्ज की गई। रंगराजन समिति जो कि कब गठित हुई थी 2014 में उसने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए थे, किसको लेकर, गरीबी के आकलन को लेकर। उसके अनुसार अखिल भारतीय यानी समस्त भारत में 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहले आती है अन्नपूर्णा योजना। कौन सी? अन्नपूर्णा योजना। इस योजना का प्रारंभ, इसकी जो शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिकोड़ा ग्राम से हुई। गाजियाबाद में एक गाँव है सिकोड़ा जहाँ से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई और ये कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2000 को। इस योजना का जो उद्देश्य था वो देश के लिए अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना था, उनके लिए अनाज की उपलब्धता करना था। लगभग 3-4 साल से पहले जितनी भी योजना अभी तक लागू की जा चुकी है, उन योजनाओं को आपको सिर्फ उसका उद्देश्य क्या था और वह योजना कब लागू की गई वही आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में लगभग यही 2 चीज़ें पूछी जाती है। और जो हमारी जो योजना है जो लेटेस्ट 2-3 साल में जो लॉन्च हुई है, जो लागू की जा चुकी है, उनके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में याद रखना पड़ेगा। दूसरी हमारी आ जाती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जो ये योजना कब लागू की गई थी? 2013 में। इसके अनुसार ये अधिनियम मतलब ये एक्ट है, ये कानून के द्वारा पारित किया गया एक एक्ट है, एक अधिनियम है। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। कब लागू हुआ? 2013 को। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया करना है। इसका क्या उद्देश्य है? लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराना और उचित मूल्य पर उनकी सप्लाई करना। इसकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। इसमें कुछ व्यवस्थाएं दी गई है। क्या दी गई है? कि यह अधिनियम कुल जनसंख्या का 67%, ग्रामीण जनसंख्या के लिए 75% एवं शहरी जनसंख्या के लिए 50% लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। तो यह कानूनी अधिकार है कि गांव में जो है 75% और शहरों में जो है 50% लोगों को खाद्यान्न यानी अनाज उपलब्ध कराना है। उसके बाद है इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त कर्ता को 5 किलोग्राम चावल, गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 तथा 1 रुपया प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो इसके अनुसार जो है एक व्यक्ति जो है जो इसका लाभ उठाएगा उसको चावल 5 किलोग्राम मिलेंगे, गेहूं 5 किलोग्राम और मोटा अनाज भी 5 किलोग्राम उसको दिया जाएगा। और उसका क्या रेट रहेगा कि जो कीमत रहेगी वो 3 रुपये चावल के लिए, गेहूं के लिए 2 रुपये और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माँ को गर्भधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीने बाद तक आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया करना है। कि गाँव में आंगनवाड़ी होती है जो गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ को 6 महीने तक उसको भोजन उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत लाभकर्ता को संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा यदि उसे उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है या भोजन मुहैया नहीं हो पाता है जितना उसे प्राप्त होना चाहिए। इसमें कुछ मात्रा जो दी गई है अनाज की, चावल की, उस मात्रा में लाभकर्ता प्राप्त नहीं कर पाता, उस सरकार को उसके बदले में उसको भत्ता देना होगा ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो आगे एक टेबल दी गई है जिसके अनुसार गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष, यानी इसमें गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित योजनाएं यहाँ पर दी गई है। वे योजनाएं कब लागू हुई, राइट साइड में उनके वर्ष दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में योजनाएं दी गई है और राइट साइड में क्या दिया गया है, प्रारंभ वर्ष। जैसे कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम, मरुभूमि मतलब होता है डेजर्ट, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होता है जैसे कि राजस्थान में,
तो उसके विकास के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1977-78 ईस्वी में। उसके बाद काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यानी काम करिए और बदले में आपको अनाज मिलेगा, ये योजना कब लागू की गई थी? 1977-78 ईस्वी में। अंत्योदय योजना कार्यक्रम, यानी अंत्योदय मतलब आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों का उदय या विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस योजना का? अंत्योदय योजना का। ये कब लागू की गई थी? 1977-78 में। उसके बाद आता है ट्राइशेम। ट्राइशेम, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। इनकी फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी गांव के जो युवक हैं उनको रोजगार मुहैया कराना। ये कब लागू हुई थी? 1979 ईस्वी में। अगला आ जाता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये कब लागू किया गया था? 1980 में, ग्रामीण गांव के विकास के लिए। उसके बाद आता है द्वक्रा। द्वक्रा का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, यानी गांव में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए योजना लागू की गई थी। कब? 1982 ईस्वी में। इस प्रकार से आप आगे पढ़ सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना, रोजगार के लिए योजना है जो 1979 में लागू की गई थी। नेहरू रोजगार योजना, ये दोनों योजनाएं सेम है। उसके बाद आ जाता है 10 लाख कुआं योजना, यानी गांव में कुओं का प्रबंध कराना ताकि गांव के व्यक्तियों को स्वच्छ पानी मिल सके। ये कब लागू की गई थी? 1988-89 ईस्वी में। उसके बाद आता है इंदिरा आवास योजना, गरीब लोगों को आवास यानी कि घर मकान मुहैया कराना, और यह योजना कब लागू की गई थी? 1985-86 ईस्वी में। उसके बाद आ जाता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये कब लागू की गई थी? 1993 ईस्वी में। उसके बाद आ जाती है रोजगार आश्वासन योजना। ये रोजगार मुहैया कराना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये 1993 ईस्वी में लागू की गई थी। उसके बाद आ जाती है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यानी शहर निवासियों को रोजगार मुहैया कराना। 1997 में लागू की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये भी गांव के रोजगार से संबंधित है, जो कि 1999 में लागू की गई थी। उसके बाद आ जाती है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। कौन सी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो कब लागू की गई थी? 1999 ईस्वी में। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये कब लागू की गई थी? 2001 ईस्वी में। ग्रामोदय मतलब गांव के विकास के लिए। अन्नपूर्णा योजना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना जो कि असहाय हो और गरीबी रेखा से नीचे आते हो, और यह योजना कब लागू की गई थी? 2000 ईस्वी में। उसके बाद आती है जनश्री बीमा योजनाएं, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे व्यक्ति जीवन यापन करते हैं उनको बीमा का लाभ पहुंचाना, उनका इंश्योरेंस करना, और ये कब लागू की गई थी? 2001 ईस्वी में। उसके बाद आती है अंत्योदय अन्न योजना, जो कि 2000 ईस्वी में लागू की गई थी। तो रोटी की व्यवस्था करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आती है आश्रय बीमा योजना। काम अथवा नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराना। अगर किसी व्यक्ति किसी कारणवश काम या नौकरी छूट जाती है तो उनको सुरक्षा प्रदान करना ताकि वो भूखा न रह सके। तो योजना कब लागू की गई थी? 2001-2002 ईस्वी में। जेपी रोजगार गारंटी योजना। जेपी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये हमारे एक सोशल वर्कर थे, भारत के समाज के लिए बहुत कार्य किए, और इसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और ये योजना कब लागू की गई थी? 2002 ईस्वी में। भारत निर्माण कार्यक्रम, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, और योजना लागू की गई थी 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो कि 2006 में लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को, गांव के व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराना। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम नरेगा के नाम से भी जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। और कहाँ से लागू की गई थी? इसको आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। पहले इसका क्या नाम था? नरेगा था, फिर इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? मनरेगा। इसके नीति निर्माता जा ड्रेंच बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू की गई थी, लेकिन अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू है। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना में क्या किया गया? ग्राम रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना, इन दो योजनाओं को आपस में मिला के इस योजना को लागू किया गया।
इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। यानी केंद्र सरकार इस योजना के तहत 90% खर्च करेगी तो राज्य सरकार 10% खर्च करेगी। इस योजना में जो कुल खर्च किया जाएगा उसका 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार अपनी तरफ से खर्च करेगी। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इस वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। यानी अगर 15 दिन तक किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता देगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी। इस योजना में एक दिन में व्यक्ति कितने घंटे काम करे? 7 घंटे। और सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होगा, यानी एक हफ्ते में 6 दिन वो काम करेगा और एक दिन में 7 घंटे। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या स्थायी अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यानी किसी कारणवश व्यक्ति की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है या अपंग हो जाता है, यानी हाथ पैर इस तरह का कोई अंग काम करते वक्त प्रभावित हो जाता है या टूट जाता है, उस स्थिति में सरकार उसको 25,000 रुपये राशि देगी। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। यदि व्यक्ति 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर कार्य करता है इस योजना के तहत तो उसको 10% अधिक वेतन मिलेगा। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के द्वारा होता है। ये भी एक संविधान के द्वारा लागू किया गया एक्ट है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यानी एक गरीब व्यक्ति का एक कानूनी अधिकार है कि उसको मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें एक नोट दिया गया कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों को संरक्षित करने की दिशा में प्रायोजित त्रिविधा यानी मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में से एक है। यानी ये 3 योजनाएं चलाई गई है। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा जिसके तहत भोजन मुहैया कराया जाएगा, और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी उन तीनों में से एक योजना है मनरेगा योजना। तीनों को मिला के त्रिविधा बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारे आ जाती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कब की? 2015 को। किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपया प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये होगा, जिसे जन धन खाते से ही हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र लाभ से ही लिया जाएगा। इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है और इसमें क्या करना होगा? उसको एक जन धन खाता खुलवाना होगा, जो आप किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। उसमें आपका 12 रुपये हर वर्ष प्रीमियम कटेगा। किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। इस जन धन जमा धारक को 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपया सामान्य मृत्यु बीमा अनुमान्य है। या नेक्स्ट आ जाती है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। 31 दिसंबर 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक से अधिक 1,000 रुपये वार्षिक होगा अंशदान करेगी। यानी 31 दिसंबर 2015 से पहले इस योजना के अंतर्गत जो खाते खोले गए हैं उसमें 5 वर्ष तक जो प्रीमियम होगा उसका 50% सरकार देगी और 50% वो व्यक्ति भरेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 1,000 रुपये प्रति वर्ष। जैसे उस व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है उसके बाद उसकी पेंशन शुरू की जाएगी इस योजना के तहत। अगली हमारी आ जाती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। कब की गई? 2015 ईस्वी को। ये भी उन 2 योजनाओं के साथ लागू की गई थी। यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही के संबंध में लागू होगी। यानी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, दोनों में यह योजना लागू होती है। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपये होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दिया गया था। इसके अंतर्गत अंशदान 330 रुपये वार्षिक होगी तथा यह 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के संबंध में लागू होगी। इस योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं? 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति। नेक्स्ट हमारे आ जाती है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 86वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के समाविष्ट किया गया
जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए, कितनी आयु के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए एक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। निःशुल्क मतलब मुफ्त यानी कि फ्री, और अनिवार्य मतलब कंपलसरी शिक्षा देना एक मूल अधिकार बनाया गया। ये हमारा सबसे लेटेस्ट, सबसे नया मूल अधिकार है। यह संविधान के किस भाग में दिया गया? भाग 3 में। और किस अनुच्छेद में? 21 अनुच्छेद में। हमारे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया है। यानी ये अधिनियम कब लागू? यह अधिनियम 2009 का है और यह कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। इस अधिनियम की प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है, यानी इसकी जो प्रमुख व्यवस्था है, प्रमुख जो बातें हैं, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 3 वर्ष के भीतर जहाँ पास में विद्यालय नहीं है तो सरकार या स्थानीय प्रशासन विद्यालय की स्थापना करेगा। अधिनियम के पालन के लिए वित्त की व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, यानी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस योजना के तहत पैसा उपलब्ध कराएगी। पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी माता पिता या अभिभावक की होगी। आसपास में जो भी विद्यालय है उसमें बच्चे का एडमिशन कराना उस बच्चे के माता पिता या अभिभावक यानी कि गार्जियन जो उस बच्चे का होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रवेश के लिए न किसी प्रकार की फीस ली जाएगी, न ही किसी प्रकार की जांच परीक्षा ली जाएगी, यानी इसके तहत ना तो कोई बच्चे का एडमिशन टेस्ट होगा और ना ही किसी तरह की इसमें फीस ली जाएगी। कोई अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं करेगा। अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए बाल शिक्षा विशेषज्ञों को राष्ट्रीय परामर्शी परिषद की केंद्र सरकार द्वारा स्थापना की जाएगी। कुछ एक्सपर्ट की इसमें कमेटी यानी एक काउंसिल बनाई जाएगी जिसके तहत वो समय समय पर इन सरकार को इसके बारे में परामर्श देगी, यानी उसको एडवाइज करेगी, यानी इस केंद्र सरकार को एडवाइज करेगी। अगला हमारा जाता सर्व शिक्षा अभियान। गरीबी निवारण में अशिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के कारण तथा साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पक्षगामी कड़ियों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा दी जाएगी। गरीबी को खत्म करने के लिए अशिक्षा सबसे बड़ा मूल अवरोधक का मूल कारण है। वर्तमान में यानी 2015-16 की यहाँ पे बात हो रही है। वर्तमान में इस योजना के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार 60:40 और उत्तर के राज्यों में यानी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें 90:10 के अनुपात में करती है। इसका मतलब यह है कि इस योजना में जो खर्च होगा उसमें केंद्र सरकार जो 60% और राज्य सरकार जो 40% खर्च करेगी। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। नेक्स्ट हमारा जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा 2009 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2009 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति अर्थात 2017 तक की। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 2017 ईस्वी में। तो 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तथा सार्वभौम पहुंच और 2020 तक सार्वभौम उपस्थित बनाए रखना है। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 तथा अन्य राज्यों में 75:25 के अनुपात में होगा। इस योजना के तहत जो भी वित्त पोषण होगा यानी जो खर्च किया जाएगा केंद्र सरकार उसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होते हैं जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 राज्य जिनको 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, इनको ही हम पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। यहाँ पे तो सरकार केंद्र सरकार जो है 90% खर्च करेगी और राज्य सरकार 10% खर्च करेगी और अन्य राज्यों में बाकी जो राज्य बचते हैं उनमें 75% केंद्र का हिस्सा होगा और राज्य सरकार का 25% हिस्सा होगा। किसके लिए? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के वित्त पोषण के लिए। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्य आहार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी कि जो हमारे सरकारी विद्यालय जो होंगे उसमें जो है बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। यह योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा। शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था यानी, परंतु अक्टूबर 2007 को इसे अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। अपर प्राइमरी हम 8वीं क्लास तक के बच्चों को बोलते हैं।
इस प्रकार यह योजना अब वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के संबंध में लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था है। यानी प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन का भोजन दिया जाएगा, और अपर प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होंगे उनको 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला हमारा जाता है साक्षर भारत। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्संरक्षित करके नई योजना सितंबर 2009 में शुरू की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपने सुना होगा, जो 2009 में लागू की गई थी। इसके तहत सभी को शिक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें 7 करोड़ प्रोदो, जिसमें 6 करोड़ स्त्रियां होगी, को साक्षर बनाने का लक्ष्य था। 7 करोड़ में 6 करोड़ स्त्रियां होगी, उनको शिक्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली, वहनीय और जवाबदेही वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने से संबंधित है। इस दिशा में इस सेवा में लगी प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा वर्कर के बारे में आपने सुना होगा, वो इस योजना के तहत ही कार्य करती है। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये फुल फॉर्म भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। और इस योजना के तहत लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। तो 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्य करती है। तो मेरा जो योजनाओं का ये टॉपिक है, मैं यहीं पर ही इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। इसलिए बाकी की जो योजनाएं है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी योजना के बारे में डिटेल में पूछना है, या फिर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जल्दी मैं बाकी योजनाओं का वीडियो लेकर आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके जो लूसेंट बुक की भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ डाउट है तो वे भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।